और आज का एडिटोरियल काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में कि लगता है कि कोई निज़ाम है इनविजिबल जो उनके ख़िलाफ़ काम कर रहा है और उनका कसूर क्या है। और मैंने इनविजिबल निज़ाम इसलिए कहा कि अगर आप जुडिशरी देखें, अगर आप पाकिस्तान का मीडिया देखें, अगर आप पुलिस देखें, अगर आप दूसरी जगह देखें, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो मुसलसल इस तरह की कैंपेन को काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ गैर महसूस तरीके से सपोर्ट किए जा रहे हैं। जैसा कि ये जो वीडियो अभी आई है और जिस पे इतना हंगामा हुआ है, और ये वीडियो कोई 1-1.5 महीना पुरानी है, लेकिन अचानक वो वीडियो पुलिस के पास थी सिर्फ, और पुलिस से लीक हुई। किसको लीक हुई, क्यों लीक हुई और किसने लीक करवाई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद एक हंगामा जारी है मुसलसल काजी फाइज ईसा साहब के ख़िलाफ़, और ये इस वजह से था कि एक मुबारक सानी ज़मानत केस था जिस पे काजी फाइज ईसा उस बेंच में एक मेंबर थे जिसने ये फैसला दिया था। उसके जवाब में एक टीएलपी का वर्कर था जिसने ये अल्फाज काजी फाइज ईसा को कहे जब वो अपनी फैमिली के साथ एक बेकरी पे यहाँ डोनट लेने गए। लेकिन वो नौबत वहाँ तक कैसे पहुँची? जैसे मैंने आपको कहा कि मीडिया में भी ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ इस तरह की मुहिम मुसलसल चलती रहे, और उसकी वजह यह है कि सरकारी जमात के कुछ लोग कुछ टीवी एंकर्स के साथ बैठकर इंतहाई ख़तरनाक तरीके से इस इशू को उछालते रहे हैं, जो ना ही किसी उसूल पे पूरा उतरता था, ना ही किसी कानून पे। उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव थे? तो ये जो अचानक मुहिम चलती है काजी साहब के ख़िलाफ़ और इतनी ज़्यादा आग पकड़ लेती है, इसकी वजह क्या है? वजह हमें कुछ नहीं नज़र आई सिवाय इसके कि हमने काजी साहब का जो रिकॉर्ड पिछले कुछ अरसे में वो चीफ जस्टिस रहे वो देखने की कोशिश की है, तो हमें पता चला कि 4 साल तक फुल कोर्ट मीटिंग्स नहीं हुई थी। काजी साहब ने उन्हें दोबारा शुरू किया। माजी में कॉज लिस्ट चीफ जस्टिस अप्रूव करते थे, एक डिक्टेटोरियल किस्म का सेटअप चलता था। अब ये रजिस्ट्रार के पास ये इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने तिमाही रिपोर्ट्स जारी करना शुरू, अपनी कारकर्दगी की हर 3 माह बाद उन्होंने रिपोर्ट जारी शुरू की, जो दुनिया के सिर्फ चंद ममालिक में होता है, पाकिस्तान में ये नहीं होता था। अपने आप को जवाबदेह बनाया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत अपने इख्तियारात चीफ जस्टिस ने कमेटी को दे दिए, और उस कमेटी ने क्या किया ये एक अलग दास्तान है। वो खान साहब की पिटीशन उस कमेटी ने नहीं लगाई, लेकिन उस कमेटी को कुछ नहीं कहा जाता जिसमें 2 मेंबर वो हैं जो हम ख्याल हैं। काजी साहब को सिर्फ कसूरवार ठहराया गया। फिर उसके बाद कोर्ट रूम नंबर 1 के केसेस की बराह रास्त समात टीवी चैनल्स पे दिखाना शुरू की। पहले अकाउंटेबिलिटी की, फिर ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की। किसी और चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं किया। और ज़ाती सतह पे कायदे-ए-आज़म रेजिडेंसी के पास वाक़या अपनी विरासती ज़मीन माहौलियाती इदारा बनाने के लिए बलूचिस्तान की हुकूमत को अतिया की। और ये एक चीफ जस्टिस हैं जो, और हम देख रहे हैं माजी में तमाम चीफ जस्टिस इस मुल्क से उन्होंने प्लॉट और पैसा बनाया, पेंशनें बनाई, दिया किसी ने नहीं इस मुल्क को कुछ भी। काजी साहब ने प्लॉट भी नहीं लिया, लेकिन अपनी ज़मीन भी नाम दी। और दूसरे मैंने जो आपको बताया वो जो काम किया भी। और फिर उनके नुमाया फैसले कौन कौन से थे? संगीन गद्दारी केस में परवेज़ मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार रखी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस में 45 साल बाद तस्लीम किया। किसी और चीफ जस्टिस ने, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने कभी तस्लीम करने का हौसला नहीं किया उनसे पहले। उन्होंने किया कि सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला तब गलत था। 8 फरवरी को इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाया। किसकी दरख्वास्त पे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पे, जो उनसे पहले वाले चीफ जस्टिस मुमकिन नहीं बना सके थे। ये काम भी काजी फाइज ईसा ने किया। मुबारक अहमद सानी ज़मानत केस, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस, ये है वो उनका गुनाह सबसे बड़ा कि उन्होंने एक हीरो और उसके फॉलोअर्स की बात को अंधाधुंध उस पर सर तस्लीम खाम नहीं किया। फिर सो मोटो केसेस नहीं लेते, सो मोटो एक्शन नहीं लेते, सिर्फ वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लिया, क्योंकि जस्टिस अदर मिन्नाल्लाह ने एक केस के दौरान कहा था कि प्रॉक्सीज हमारे खिलाफ बोलती हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस के खत पर सो मोटो नोटिस लिया, और इस्लामाबाद F9 पार्क में दरख्तों की कटाई पर इसके नोटिस ही नहीं आया, ना किसी प्रोजेक्ट पे जिसमें से पैसे बनाए जा सकते थे। तो ये कसूर है काजी साहब का। और आखिरी उनके जो कसूर हैं उसमें से ये है कि काजी रोज़ाना सो मोटो नोटिस नहीं लेता, काजी प्लॉट्स नहीं लेता, मनफी कैंपेन के बावजूद काजी तौहीन अदालत नहीं लगाता, इसी मनफी कैंपेन के बावजूद काजी फैशिस्ट माइंडसेट के सामने झुकता नहीं है।
काजी प्रोटोकॉल नहीं लेता, पैदल घूमता है, अपने आप को इस मुल्क का आम इंसान समझता है। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। हम बात कर रहे हैं आइनी तरमीम पर, जिसका अब सीज़न 2 शुरू हुआ है। पहला सीज़न हुकूमत ने और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और पीपल्स पार्टी में भी बिलावल भुट्टो साहब का बहुत इस पर काम हुआ है, और लेकिन वो काम कामयाब नहीं हो सका, सिरे नहीं पहुंच सका। अब आपने एक दफ़ा फिर ये कोशिश शुरू की है और मौलाना साहब से आपके वक्त की मुलाकात भी हुई है। तो की पिन इसमें मौलाना फजलुर रहमान है, जो पहले भी नहीं माने थे तो तरामीम नहीं हो सकी। इस दफ़ा आप समझते हैं कि मौलाना साहब मान जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफसर भाई, सवाल ये है कि जाहिर है कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। क्या हो सकता है, जाहिर है कि आपने लोगों के साथ इंगेज करना होता है। जब आप इंगेज करते हैं तो उनके जो कंसर्न्स होते हैं उसको भी एड्रेस करने की कोशिश करते हैं, और अपनी जो इश्यूज हैं वो भी सामने रखते हैं। और जाहिर है कि ये पेनस्टेकिंग एक प्रोसेस होता है, लेकिन अल्टीमेटली देखें ना, हमने तो बड़ी बड़ी कंसेंसस बनाई। ये 73 कॉन्स्टिट्यूशन कंसेंसस से बना, 18th अमेंडमेंट कंसेंसस से हुई। तो जब तक कि वो हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचते तब तक प्री मेच्योरली चीज़ों को पुश करना जो है वो इतना सही नहीं होता। तो आपने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके जाना होता है, और उसके बाद मैं बिल्कुल पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह मौलाना साहब भी इस प्रोसेस में शामिल हो जाएंगे। पिछली दफ़ा जो आपकी कोशिशें नाकाम हुई हैं, उसमें ऐसी कौन सी बात थी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो आप लोग नहीं मान पाए? नहीं, ये बात नहीं है कि मौलाना की कौन सी बात थी जो हम नहीं मान पाए। सवाल ये था कि जिस तरह से हुकूमत ने ये तरीका अपनाया था कि पहले कोशिश करो कि सबको इकट्ठा करो और फिर उनके साथ इवन जो डिटेल्स हैं वो शेयर करो। इस तरह से नहीं होता। कंसेंसस बिल्डिंग में तो आपको एक एक चीज़ को जो है वो नाप तोल के सामने लाना होती है। तो लास्ट टाइम जो मेरा ख्याल है कि उजलत में कोशिश की गई ये सारा कुछ करने की, और इसी की वजह से नाकामी हुई। उजलत में जो कोशिश की गई, मौलाना साहब भी ये फरमाते हैं कि मौलाना फजल रहमान के उजलत में और आखिरी वक्त पे जाके मुसव्वदा दिया गया। हम देख ये रहे थे कि बिलावल भुट्टो साहब भी इस पर बहुत खुलूस के साथ और बड़े जोश के साथ इस पर काम कर रहे थे। तो फिर ये मुसव्वदा जो इतनी देर में आया और फिर उसमें उजलत की जो आप बात कर रहे हैं, इसकी ज़िम्मेदारी, इस उजलत की या इस गैर ज़िम्मेदारी की ज़िम्मेदारी किस पे है? हुकूमत पे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, जो कि फोर फ्रंट में थी इस एफर्ट के? पीपल्स पार्टी जाहिर है कोशिश कर रही थी कि काम जो है अगर होना है तो सही तरीके से हो, तो उस वजह से तो पीपल्स पार्टी के गले में ये चीज़ नहीं आएगी ना। तो उनके गले में आएगी जिन्होंने जो है शायद उनका एक्सपीरियंस नहीं था कभी कंसेंसस बिल्डिंग का, कि इस तरह से चीज़ें करने की कोशिश की। वो तो हमारा तो डे वन से ये पोजीशन थी कि कोशिश करो कि जितना भी इंक्लूसिव जो है वो डॉक्यूमेंट बने, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑन बोर्ड आ जाए ना। अगर आप ये ना करेंगे, कंसेंसस बिल्डिंग भी नहीं करेंगे, तो खुद ब खुद तो चीज़ें नहीं होती ना। सही बात है ये, लेकिन ये कंसेंसस बिल्डिंग की जो आपने बात की है, तो हम तो ये भी सुना है और मौलाना साहब ने इसकी तस्दीक भी की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अलग मुसव्वदा था, हमारे पास अलग मुसव्वदा था, PMLN के पास मुसव्वदा अलग था। इसकी क्या वजह है? आई डोंट नो, बिकॉज मेरा ख्याल नहीं कि ये देखे ना, हुकूमत ने कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक पहुँचे, उसमें भी तो ज़ाहिर मरहले थे ना। ये तो मुझे नहीं पता कि मौलाना साहब को अलग क्या दिया गया और हमें क्या दिया गया, लेकिन जहाँ से शुरू हुए थे उसमें तो कई ऐसी चीज़ें थी जिस पे पीपल्स पार्टी को भी तो सख्त जो है एतराज़ात थे, जो कि हुकूमत के साथ बातचीत करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म किए गए ना। तो आखिर में क्या ड्राफ्ट होता है
वो तो अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है ना। कि जिस ड्राफ्ट पे मैक्सिमम पॉसिबल जो है पार्टीज जो हैं ऑन बोर्ड हों, वही ड्राफ्ट जो है उसको आखिरी समझा जाएगा। बाकी इन बिटवीन ड्राफ्ट तो कई आते हैं, वो चाहते हैं, उनको तो आप काउंट नहीं करेंगे। आपने फरमाया कि वर्क इन प्रोग्रेस है, तो कौन कौन है इस वर्क इन प्रोग्रेस के अमल में? कौन कौन लीड कौन कर रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, या JUI, या PTI? नहीं, लेकिन अब कौन, हर एक अपने अपने लेवल पे, सॉरी, हर एक अपनी अपनी लेवल पे कोशिश करेगा ना। जाहिर है हमारी, जैसे आपने देखा कल के मौलाना फजल रहमान साहब से कल भी मुलाकात हुई थी, उनकी टीम से आज भी मुलाकात हो चुकी है। तो ये तो सारी जो है एक प्रोसेस है जिसका हिस्सा है। पॉसिबल कि गवर्नमेंट अपनी लेवल पे और लोगों से भी बात कर रही हो, मौलाना साहब PTI से भी बात कर रहे हैं। सो जब तक ऑन बोर्ड सब आ जाते हैं, या कम से कम इतने नंबर्स आ जाते हैं जिसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करने की ज़रूरत होती है, तो उसके बाद ही कुछ चीज़ आगे बढ़ेगी। सो एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व वन वे और द अदर। अच्छा, आपने जिक्र किया कुछ देर पहले भी कि कंसेंसस से आइन बना, कंसेंसस से 18वीं तरमीम हुई, लेकिन तरामीम तो बहुत सारी हो चुकी हैं, उन सब पे कंसेंसस भी नहीं था। इस वाली में कंसेंसस क्यों ज़रूरी समझ रहे हैं आप? कंसेंसस, सॉरी, रिपीट करें ज़रा। आपने फरमाया कि 1973 का आइन कंसेंसस से बना था, 18वीं तरमीम कंसेंसस से हुई। मेरा सवाल यह है कि और बहुत सारी तरामीम बगैर कंसेंसस के भी हुई हैं, क्योंकि आइन में 2/3 मेजॉरिटी जिसके पास हो वह तरमीम कर सकता है। इस तरमीम में ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप समझते हैं कि कंसेंसस हो जाए तो बेहतर है? नहीं, ये कोई उस तरह से मुनफरिद बात नहीं है। कोई भी तरमीम अगर हो और कोई भी सिस्टम जो आप इन प्लेस रखें, उस पर ब्रॉडर कंसेंसस होना जो है वो लाजमी होता है। तो आपने खुद कहा कि जैसे 2/3 मेजॉरिटी करना जो है वो लाजम होता है। अगर 224 MNAs और कोई 67 सेनेटर्स नहीं ऑन बोर्ड हैं, तो फिर तो नहीं होगा ना, फिर तो एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी हुई। तो उस लिहाज से वो वाला तो बहुत अच्छा है। आप उससे आगे जाके तमाम पार्टी को ऑन बोर्ड करना, वो एक फेदर इन द कैप है, वो और भी अच्छा है। लेकिन अगर वो नहीं भी होता तो 2/3 वाली पार्टीज तो कम से कम होनी चाहिए ना।